फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में आपको हैरत में डाल देगा, क्योंकि इस कहानी में एक महिला घर से गायब हो जाती है। वो शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे उनके पास। फिर जब उस महिला को तलाश किया जा रहा था, यानी उस महिला को ढूंढा जा रहा था, तब महिला का पति सामने वो बयान देता है, जो वो महिला को मैं मार डाला। अब जब महिला के पति खुद पुलिस के सामने ये बताता है, जो मैं अपने बीवी को मार डाला, तो पुलिस ने पूछा, जो भाई मार डाला तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है, कहाँ लाश को ठिकाने पे लगा है। तो फिर जो कहानी वो बताता है, इसमें पुलिस भी हैरान हो जाता है, और पुलिस उस व्यक्ति को चाहते हुए भी मतलब उसे अरेस्ट नहीं कर पाता। पुलिस के सामने ऐसी ऐसी मजबूरी आ जाती है। खुद क्राइम करने वाला अपना एक वाले जुर्म कबूल करता है, बताता है जो मैं अपनी पत्नी को मार डाला। फिर भी पुलिस इस केस को अभी तक सुलझा नहीं पाया। ये घटना जो है 16 जनवरी को हुई थी उस व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन पुलिस अभी भी उस व्यक्ति को ना तो हिरासत में ले पाया, जबकि पुलिस के सामने है, और ना ही अदालत में पेश कर पाया, क्योंकि पुलिस के सामने एक भी सबूत नहीं मिलती है। जब वो सामने वाला खुद एक वाले जुर्म कबूल करता है, फिर भी पुलिस फॉरेंसिक टीम सबूत नहीं जुटा पा रही। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग जो ये मेरे चैनल पर वीडियो देखते हो, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर वीडियो आप देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट खास करके रहेगा, जिस भी वीडियो को आप देखते हो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक से ही वीडियो को आगे लोगों तक भेजेंगे। आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको खाली लाइक वाला बटन को प्रेस करना होगा। तो फिर चलिए पूरा कहानी, पूरा डिटेल आपको सुनाता हूँ, कहाँ का है और कब का है वो तो आपको पता चल गया। 2025 जनवरी 16 जनवरी की बात है। 16 जनवरी 2025, जैसे कि सब लोग जानते हैं, 16 जनवरी में हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में एक ही खबर चलाया जा रहा था, सैफ अली खान को लेकर, क्योंकि सैफ अली खान के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। तो इस वजह से जिस भी न्यूज़ चैनल को आप खोलते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो, बॉलीवुड स्टार है, नामचीन चेहरा है, इसीलिए उनका ही खबर हर कोई देखता है और देखना भी चाहता था, इसीलिए वही खबर चलाया जा रहा था। लेकिन उसी समय 16 जनवरी को एक महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होती है। 16 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, बल्कि 16 जनवरी को उस महिला के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा, जो वो महिला गायब है। महिला का नाम होता है वेंकट माधवी, और ये पूरा कहानी जो है हैदराबाद का है। हैदराबाद का ही एक जगह लगता है पोंगल में रहा करते थे वो वेंकट माधवी अपने पति 2 बच्चों के साथ। अब माधवी जो गायब हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं था। 2 से 3 दिन बीत चुका था। 16 जनवरी को वो घर छोड़कर जाती है, और उसके बाद 19 जनवरी को उसका मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होता है। तो 3 दिन तक माधवी के बारे में क्यों किसी ने खबर नहीं लिया, और क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, क्यों पुलिस का सहारा नहीं लिया। दरअसल वेंकट माधवी जो है शादीशुदा होती है, 2 बच्चों की माँ होती है। अब हर दिन वेंकट माधवी जो है अपनी माता पिता यानी माँ बाप से फोन पर बातें किया करती थी। जब 16 जनवरी को फोन नहीं गया माधवी के माँ के नंबर पे, खास करके वो अपनी माँ से ज़रूर बात किया करती, दिन में 1 या 2 मरतबा। 16 जनवरी पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन माधवी का फ़ोन नहीं जाते। तब माधवी का माँ जो है थोड़ा बेचैन होती है। कभी ऐसा हुआ नहीं शादी के बाद, शादी से पहले तो माँ के नज़र के सामने रहते थे, कि घर में रहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन शादी हो जाने के बाद माधवी जो है हर दिन अपने माँ से बात ज़रूर किया करती है। लेकिन 16 जनवरी को जब फ़ोन नहीं गया, माँ को थोड़ा बेचैनी हुई, जो मेरी बेटी माधवी का फ़ोन क्यों नहीं आया। इस बात को वो अपने पति से कहती है, यानी माधवी का माँ जो है माधवी के पिता से करती है, जो आज माधवी का फ़ोन नहीं आया, मैं भी लगाने की कोशिश किया, लेकिन उसके मोबाइल का जो है स्विच ऑफ बता रहे। तो माधवी का पिता ने कहा, हो सकता है कुछ काम रहा हो, या फिर मोबाइल का चार्ज उतर गया होगा इसीलिए, या फिर मोबाइल में कुछ खराबी आ गया होगा, इसीलिए वो फ़ोन नहीं कर पाए। तो तुम इतना ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है, समझा देते हैं। 16 जनवरी
खत्म हो जाता है। 17 जनवरी को माँ को इंतजार था जो अपनी लड़की से बात करने का, जो लड़की का फोन आएगा, फोन सही होगा या फिर सही नहीं भी होगा तो अपने दामाद यानी अपने पति का फोन से वो जरूर करेगी। 17 जनवरी को जब फोन नहीं आता, धीरे धीरे समय बीत रहा था, सुबह से लेकर दोपहर हुआ, दोपहर से लेकर आफ्टरनून, फिर उसके बाद शाम के करीब फिर से माधवी के माँ जो है माधवी के पिता को बताते हैं, जो देखो ना इतना देर हो गया, मैं कई मरतबा ट्राई किया माधवी का फोन पे और फोन नहीं लग रहा है। एक काम करो ना, दामाद के मोबाइल पर, हमारे देश में ऐसा होता है, सास जो है दामाद, बहुत सारे ऐसा इलाका है दामाद को बहुत इज्जत देते हैं। सास ठीक से बात भी नहीं करते दामाद से, खुल के बात नहीं करते, मतलब ठीक से क्या खुल से बात नहीं करते। तो इसीलिए अपने पति को कहते हैं, माधवी का पिता को, जो तुम एक बार दामाद जी को फोन लगाओ ना, माधवी से बात करा दो। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, ना उसने किया है। तो इस बार माधवी का जो पिता है वो अपने दामाद को फोन लगवाता है। जब फोन लगाता है, दामाद का नाम होता है गुरुमूर्ति, गुरुमूर्ति को फोन लगाता है, जो 45 साल का होता है और माधवी का उम्र जो है 35 साल। गुरुमूर्ति को जब फोन लगाता है, गुरुमूर्ति फोन उठाता है। उठाने के बाद ससुर का फोन था, बातचीत होती है। तो गुरुमूर्ति से जब पूछा गया, अरे माधवी का फोन नहीं लग रहा है, उसकी माँ बहुत परेशान है, कल भी किया नहीं था, आज भी बात नहीं हो पाया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, तो इसीलिए एक बार माधवी से बात करा दो। तो गुरुमूर्ति ने कहा, मैं तो अभी बाहर हूं, मैं घर जाके बात करवाता हूं। यहाँ तसल्ली मिल जाता है माधवी का पिता को और माधवी की माँ को भी तसल्ली मिल जाती है। चलो दामाद पहुंचेगा तो बात करा देंगे, बेटी सही सलामत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब शाम से रात हो गई, 17 तारीख भी खत्म हो गया। जब 17 तारीख खत्म हो गया, 18 जनवरी आ जाती है। 18 जनवरी जब आ जाता है, फिर से माधवी का माँ जो है अपने पति से कहती है, जो फोन लगाओ ना, दामाद अभी देखो बात भी नहीं करा, कल भी नहीं किया, कल रात हो गया तो इसीलिए मैं आपको बोली नहीं, तो आज तो कम से कम फोन करना चाहिए दामाद जी को। तो दामाद को फिर से माधवी का पिता फोन लगवाता है। जब फोन लगाता है, इस बार दामाद फोन नहीं उठाता। कई मरतबा बैक टू बैक फोन करता है, जब दामाद फोन नहीं उठाता, माधवी के माँ को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। 3 दिन हो चुका था अपने बेटी से, अपनी लड़की से बात नहीं हुई थी। इसीलिए माधवी के जो माँ है अपने पति से कहते हैं, जो देखो मुझे तो डाउट लग रहा है, मुझे डाउट लग रहा है कुछ ना कुछ हुआ है मेरी बेटी के साथ। कल तक तो दामाद जी कह रहे थे जो मैं बात कराता हूँ, अभी देखो आज फोन ही नहीं उठा रहे, चलो ना एक बार चलते हैं। और बीच में त्यौहार भी गया, क्योंकि 14 फरवरी को अपना मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है वो पूरा देश मनाता है, वो भी नहीं आई, तो चलो एक बार घूम के आते हैं, बेटी को देख भी लेंगे और क्या वजह है वो भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे माधवी का पिता भी सोचता है, ठीक ही कह रही है मेरी पत्नी, माधवी की माँ ठीक ही कह रहे। दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी जो है ज्यादा दूर नहीं था, ये लोग जहाँ रहते थे पोंगल से ज्यादा दूर में नहीं रहते थे, इसीलिए दोनों मियाँ बीवी अपने बेटी के घर पहुंच जाते हैं 18 जनवरी को। 18 जनवरी को जब घर पहुंचता है तो देखता है कि घर पूरा खाली है। घर में सिर्फ उनका दामाद गुरुमूर्ति है, दोनों बच्चे भी नहीं थे। दोनों बच्चे जो है माधवी के एक बहन है, यानी अपने मौसी के वहाँ गए हुए थे त्योहार के चलते, यानी और फेस्टिवल जो आया था मकर संक्रांति, उसको मनाने के लिए गए थे और वहीं पे रह गया था। अब घर पे रहा था गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी वेंकट माधवी। जब वेंकट माधवी का माता पिता वहाँ पे पहुँचता है, दामाद को देखता है, दामाद से बातचीत होता है, फिर दामाद से पूछता है, जो माधवी कहाँ है, तुमने तो बात भी नहीं करा यार, आज फोन भी नहीं उठा रहे। तो दामाद बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। गुरुमूर्ति परेशानी की वजह पूछा। अब गुरुमूर्ति के पास बोलने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचा। तब गुरुमूर्ति कहता है, जो मैं इस बात को आप लोगों को कहना नहीं चाहता था, सुनाना नहीं चाहता था, इस वजह से मैं आपका आप लोगों का फोन नहीं उठा रहा हूँ, आप माधवी से बातचीत नहीं कर पाओगे। पूछा क्यों, कहाँ है वो, क्या हुआ उसे? तब गुरुमूर्ति बताता है, 16 जनवरी को वो कहीं चली गई। इसे सुनने के बाद तो माधवी की माँ रोने लगी, जो चली गई, कहाँ चली गई, और फोन भी बंद है, तो ऐसा क्या झगड़ा हुआ, कहाँ जा सकती है, तुमने खबर क्यों नहीं लिया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सारी बात माधवी के माँ पूछने लगे, एक एक सवाल दामाद के नजरों से नजरें मिला के सारी चीज पूछने लगा। यहाँ बेटी गायब हो गई, बता रहे 3 दिन हो गया, कुछ खबर नहीं। तो गुरुमूर्ति कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, बस मैं काम के लिए गया हुआ था, तो आकर देखा कि माधवी घर पर नहीं है।
फिर मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश किया, स्विच ऑफ बता रहा है, उसका कोई आता पता नहीं, 3 दिन हो चुका है। इसे अजीब लगा, दोनों को अजीब लगा, जो माधवी का माता-पिता है, उन दोनों को दामाद का बात अजीब लगा, जो 3 दिन हो गया पत्नी घर पर नहीं है, ढूँढने की भी कोशिश नहीं की, हम लोग से भी पूछा नहीं और ना ही किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके पूछा। ये तो बड़े इत्मीनान के साथ घर पर रह रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पुलिस में भी नहीं गया। तो आखिरकार माधवी का माता-पिता गुरुमूर्ति को समझाते और गुरुमूर्ति खुद इन दोनों के साथ यानी सास-ससुर के साथ अपने इन-लॉज़ के साथ वही पोंगल के करीब जो पुलिस स्टेशन आता है, उस इलाका में जो पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद माधवी के बारे में पूरा डिटेल बताता है। अब पुलिस भी सबसे शुरुआत में जो है इस केस को एकदम हल्का लिया हुआ था, एकदम सोच रहा था चलो ये तो घरेलू मैटर है, पति पत्नी का मैटर है, शादी को 13 साल हो चुका है, 2 बच्चे भी हैं और पति पत्नी में, जबकि पति बता भी रहे, वो जो गुरुमूर्ति है वो बता भी रहे, जो हम दोनों में अक्सर अनबन होते हैं, क्योंकि अनबन की वजह भी पूछा, जो अनबन क्यों होते हैं भाई, तो गुरुमूर्ति बताता है मेरी पत्नी जो है अक्सर मायके जाना चाहती है, इसीलिए हर 2-4 दिन में हम दोनों के बीच में अनबन होती है। ये सारी बात बताता है, पुलिस ने आश्वासन देता है चलो ठीक है, आप लोग जाइए, घर पर जाइए, इत्मीनान के साथ रहिए, हम लोग पता करते हैं। पुलिस को यहाँ लगा था हो सकता है वाकई झगड़ा के वजह से माधवी किसी के वहाँ चली गई, पर रिश्तेदार के वहाँ सारे रिश्तेदार से तो पूछताछ कर चुके थे माधवी के माता पिता, और यहाँ पर पुलिस को लग रहा था जो किसी सहेली के साथ घर पर गई, वहाँ रह गई होगी, आ जाएगी। देखते ही देखते दिन बीत रहा था। जब दिन बीत रहा था, अब माधवी का माता पिता जो है पुलिस का चक्कर काट रहे थे, तब पुलिस को लगा, क्योंकि माधवी का माता पिता जो है दामाद के ऊपर शक जताया था पुलिस के सामने, तभी पुलिस को भी लगा हो सकता है ऐसा कई सारे मामला आता है जहाँ पर पति पत्नी को मार डालता है या फिर कुछ और वजह रहा हो जो पति बता नहीं रहे। पुलिस को भी लगा जो इस मामले में कुछ तो झोल है, इसीलिए पुलिस ने सोचा चलो ठीक है, अब इस मामले को गहराई से छानबीन करता है और पता करने की कोशिश करते आखिर वजह क्या है, और पूरी वजह जो है गुरुमूर्ति बता सकता है, यानी माधवी का पति। अब पुलिस गुरुमूर्ति को बुलवाता है, बुलाने के बाद पूछताछ करता है। जब पूछताछ करता है गुरुमूर्ति के बारे में सब कुछ पता चलता है पुलिस वाले को। गुरुमूर्ति आखिर बताता है क्या है वो, क्या करता है, काम क्या करता है। गुरुमूर्ति के पूरा डिटेल खंगालने पर पता चलता है गुरुमूर्ति जो है एक पूर्व फौजी, यानी भारतीय सेना में वो था, कुछ समय पहले वो भारतीय सेना को छोड़ देता है, अपनी नौकरी से रिजाइन दे देता है, यानी नौकरी वो परमानेंटली छोड़ देता है। छोड़ने की पीछे की वजह जो है वो कहता है, गुरुमूर्ति कहता है जो मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैं उस नौकरी को छोड़ देता हूँ। इसी वजह से मुझे लगता था जो मेरी पत्नी से जो अनबन होती है, मैं शायद परिवार को टाइम नहीं दे पाता हूँ, पत्नी इसी से नाराज़ है, इसीलिए मैं उस नौकरी को छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद अभी फ़िलहाल मैं DRDO, वो भी एक सरकारी विभाग है, एक आप कह सकते हो एक जासूसी का विभाग है DRDO में वो ज्वाइन कर लेता है और इसको आसानी से DRDO में बतौर गार्ड के तौर पर उसे नौकरी भी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि गुरुमूर्ति का जो बैकग्राउंड है सेना से जुड़ा है, इस वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स जब DRDO के सामने रखता है तो DRDO जो है इस गुरुमूर्ति को काम पर रख लेते हैं, नौकरी वहाँ पे करने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके बाद जैसे कि 14 जनवरी को तेवर था, दोनों बच्चे को वो भेज देता है मौसी के वहाँ। वो लोग खुद गए थे, वेंकट माधवी और गुरुमूर्ति 2 बच्चों के साथ वहाँ पे माधवी के बहन के वहाँ गए थे, लेकिन दोनों बच्चे जिद करता है मौसी के वहाँ रहने के लिए। दोनों बच्चे वहीं रह जाता है और गुरुमूर्ति और माधवी घर वापस आ जाता है। फिर 16 जनवरी से माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसका कोई आता पता नहीं। फिर माधवी का माता पिता ढूंढते हुए दामाद के घर आते हैं। आने के बाद पता चलता, दामाद बताता है जो माधवी कहीं चले गए। ये सारी बात पुलिस के सामने भी रखा। पुलिस ने गुरुमूर्ति से पूछा, माधवी के माता पिता से पूछा, सारे लोग से पूछा। माधवी का मोबाइल का नंबर लेते, CDR निकालते, लास्ट लोकेशन चेक करता है। पुलिस को टेक्निकल सहारे से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि माधवी का स्विच ऑफ, मोबाइल का स्विच ऑफ पहले ही हो गया था, लोकेशन टेस्ट बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा और CDR से भी ऐसा कोई
खास नंबर सामने नहीं आया जो हाँ गायब होने से पहले किसी के साथ बात किया। जो भी नंबर सामने आया था पति का नंबर था या फिर उनके माँ बाप का, यानी माधवी का माता पिता का ही नंबर था, यानी वो फैमिली से जुड़े हुए बहन का नंबर, ये सारे लोगों से बातचीत हुई। धीरे धीरे ये बात, माधवी गायब होने की बात जो है सारे रिश्तेदारों को पता चल गया था। अब पुलिस भी हैरान हो जाता है, एक महिला गायब हो जाती, दो बच्चों की माँ, किसी को कुछ नहीं पता। बच्चे लोगों से भी पूछताछ किया था पुलिस ने, क्या बच्चे लोगों को कोई कुछ बताया था, माधवी ने कुछ बताया था? तो बच्चे लोग ने भी बताया, नहीं मम्मा ने ऐसा तो कुछ बताया नहीं थे और हम लोग को पता भी नहीं था। पुलिस भी हैरान हो जाता है इस केस को लेकर, जो शुरुआत करे तो क्या करे, कहाँ से इसका क्लू मिल सकता है। यहाँ दिन ब दिन धीरे धीरे दिन बीत रहा था, माँ बाप की परेशानी और ज़्यादा बढ़ रहा था, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा था। तब जाकर जो माधवी का माता पिता जो दामाद के ऊपर शक जताया था, तो दामाद के ऊपर पुलिस का भी शक हो जाता है, यानी गुरुमूर्ति को ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि गुरुमूर्ति के चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं दिख रहा था। इस वजह से पुलिस को लगा वो बंगाल पुलिस को लगा वाकई सास ससुर जो है, माधवी का माता पिता जो है सच बता रहे हैं। इस माधवी के पीछे के गायब होने में पति का ही हाथ हो सकता है। इसीलिए अब पुलिस के पास जब कोई रास्ता नहीं बच रहा था, प्रेशर भी बढ़ रहा था, तभी पुलिस जो है गुरुमूर्ति को प्रेशर करता है, जो सच बताओ, आखिर सच क्या है पूरा बताओ। गुरुमूर्ति वही कहानी सुनाने लगा, लेकिन इस बार पुलिस एक्शन के मूड में था। पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज थोड़ा सख्ती से, भले ही वो सेना में था, डीआरडीओ से जुड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस के सामने भी चैनल्स था। एक महिला 5 से 6 दिन हो गया गायब हो गया, उसका बारे में कोई आता पता नहीं है और पति को कोई परेशानी नहीं है। माँ बाप ने शक जता दिया दामाद के ऊपर, इसीलिए पुलिस आप अपने अंदाज पे आता है और गुरुमूर्ति से पूछता है, जो सच बताओ, नहीं तो सच उगलने का रास्ता हमारे पास बहुत खुली हुई है और तुम जानते हो हम लोग क्या क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। तब जाकर गुरुमूर्ति एक कहानी सुनाता है अपनी पत्नी को लेकर। गुरुमूर्ति कहता है, जो आप माधवी किसी को नहीं मिलेगी। पुलिस हैरान हो जाती, किसी को नहीं मिलेगी, कहाँ है माधवी? तो गुरुमूर्ति बताता है, मैं उसको मार डाला। भाई मार डाला तो ठीक है, चलो मार डाला, लेकिन उसकी लाश कहाँ पर है? गुरुमूर्ति जब लाश के बारे में बताता है, पुलिस की तो बेचैन एकदम, मतलब ऐसा पुलिस भी उलझन में पड़ जाता है, ये क्या शख्स है। गुरुमूर्ति बताता है, मैं अपने पत्नी माधवी को पहले मारता हूँ, 16 जनवरी को ही मारता हूँ मैं। 16 जनवरी को मारने के बाद जिस घर में हम लोग रहते थे उसी घर में उसको मैं जान ले लेता हूँ। जान लेने की वजह जो बताता है, जो हम दोनों के बीच में जैसे हमेशा ही होता था, अनबन हो रही थी, और अनबन होते होते जो है मैं गुस्से में आ जाता हूँ, झड़प होती है और मैं माधवी का गला दबा देता हूँ। पहले तो मैं उसको अपने से ढकेलता हूँ, उस ढकेलने की वजह से उसका सर जो है दीवार पे टकराता है, सर फूटता है, उसके सर से खून निकाल रहा था। मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस सर फूटने के बावजूद भी वो मुझ पर चिल्ला रही थी। तब मैं गुस्से में जाकर उसका गला दबाता हूँ। ज़मीन पर गिरी, गला दबाया और फिर गला दबा के ही रखा। धीरे धीरे वो छटपटाते हुए शांत हो जाती है। जब शांत हो जाती है तब मुझे भी एहसास होता है, जो ये शांत हो गई, मैं अपना हाथ हटाता हूँ, फिर मेरा गुस्सा भी ठंडा होता है। जैसे मेरा गुस्सा ठंडा होता है, मेरा पसीना छूट जाता है, क्योंकि मैं देखता हूँ माधवी का सांसें बंद हो गई थी, यानी वो मर चुकी थी। अब जब माधवी मर चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, जी ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मैं बुरा फंसा, अब तो मुझे जेल होकर रहेगी। तभी मैं सोचता हूँ, काफ़ी समय तक सोचता हूँ। सोचने के बाद मेरे दिमाग में ये आता है, जो मैंने माधवी को मारा, किसी को पता नहीं, किसी ने देखा नहीं। अगर मैंने माधवी का बॉडी को ठिकाने लगा दूँ तो इसके बारे में भी किसी को खबर नहीं मिलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगने का सवाल ही नहीं। इस वजह से मैं माधवी का बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ जो माधवी का बॉडी को कहाँ पर और कैसे ठिकाने लगाऊँ। और मैं जिस इलाका में रहता हूँ, आसपास पे कोई भी अगर इंसान कोई रहता है तो आसपास लोग होते ही, सब जान पहचान हो ही जाता है। अगर मैं पूरा माधवी का बॉडी को एक साथ
लेकर मैं बाहर जाऊँ तो लोग पूछेंगे क्या है, और कोई किसी की अगर नज़र पड़ गई तो मैं फँस सकता हूँ। बाद में जाके इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर मुझे पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना माधवी का बॉडी को अलग अलग पार्ट कर दूँ, और उसके बाद आसानी से मैं थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में इसको ठिकाने लगा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए माधवी का बॉडी को काटना पड़ेगा, टुकड़ा करना पड़ेगा। माधवी का बॉडी को मैं वहाँ से, जिस जगह पे उसका बॉडी पड़ा हुआ था, मारा मैं उसको, वहाँ से उसको घसीट कर बाथरूम में ले जाता हूँ। एक धारदार हथियार था किचन में, उससे मैं लेकर माधवी का कई सारे टुकड़ा करता हूँ। टुकड़ा करने के बाद पूरा टुकड़े को, एक एक चीज़ को मैं धोता हूँ पानी से, बड़े इत्मीनान से, क्योंकि मुझे पता था बच्चे लोग तो आएंगे नहीं, और बच्चे लोग आने से पहले ही मुझे ही कांटेक्ट करेंगे, जो ले जाओ पापा, हम लोग आएंगे। और मेरे घर में ऐसे किसी को आना जाना, ऐसे किसी का आना जाना नहीं है, और कोई आ भी नहीं सकता, और आएगा भी तो पहले फ़ोन करेगा, तब मैं सतर्क हो जाता अगर कोई फ़ोन करके आएगा। लेकिन मुझे पक्का यकीन था जो मेरे घर पर कोई नहीं आने वाला। इसीलिए मैं माधवी का बॉडी को पहले टुकड़ा करता हूँ, और उसके बाद पानी से एक एक टुकड़े को साफ करता हूँ, ताकि खून का धब्बा, खून का छींटा, खून कहीं ना लगे, ताकि बदबू निकले। पूरा साफ करता हूँ। साफ करने के बाद फिर सोचता हूँ, अगर ऐसी हालत में मैं बॉडी को अलग अलग पार्ट फेंकूँ, फिर सड़ा हुआ बदबू आएगा, और बदबू आने की वजह से जब लोगों की नज़र पड़ेगी, तब भी जाकर सनात होगा, पुलिस आएगी, फिर मैं पकड़ा जाऊँगा। फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आता है, क्यों ना इसकी शरीर का जो मांस है उसको अलग कर लूँ। और मेरी नज़र उसी वक्त जो है, किचन रूम में मैं जब चाकू लाने गया, एक बड़ा सा प्रेशर कुकर के ऊपर पड़ता है। वाकायदा गुरुमूर्ति ये पुलिस के सामने ये एक बाले जुर्म कबूल कर रहा था। पुलिस के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। गुरुमूर्ति सारी बात बताता है। जो मैं किचन रूम में जाता हूँ, जब चाकू उठाता हूँ, तो मेरे नज़र जो है बड़ा सा प्रेशर कुकर में पड़ता है। और जब प्रेशर कुकर के पड़ता है, तब फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ जाता है, क्यों ना मांस को मैं थोड़ा प्रेशर कुकर में उबाल लूँ, ताकि इसकी बदबू ख़त्म हो जाए। और उबला हुआ मांस फेंकूंगा तो कोई भी जंगली जानवर आसानी से खा लेगा, और किसी की नज़र भी पड़ेगा तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा ये मांस किस चीज़ का है। तो मैं माधवी के बॉडी का जो मांस को पहले अलग करता हूँ, करने के बाद उबालता हूँ प्रेशर कुकर में कई मरतबा। एक इंसानी बॉडी का मांस, अभी 35 साल की महिला थी वो, उसको उबालता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। उबालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में मैं पन्नी में भर के, उसी पोंगल इलाका में एक नदी है, अब उसे लेक भी कहते हो, पुराना लेक है, झील झील जैसा है। उसमें बड़े बड़े मछली है, जंगली जंतु जानवर भी है उसके अंदर। तो मुझे ख्याल आता है क्यों ना उस झील में मैं फेंक दूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ उबालता गया, और माधवी के जो शरीर का मांस है उसको मैं उस झील में फेंकता गया। और उस झील का पानी जो है बहता हुआ पानी है। ये सारी बात बताया। पुलिस के तो रोंगटे खड़े हो गए थे, जो एक कैसा शख्स है और किसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं, और ये पुलिस के सामने निडर होकर ऐसी कहानी सुना रहे हैं। उसके बाद पुलिस पूछता है, चलो ठीक है, तो हड्डी का क्या किया? तुमने मांस को उबाला, फेंका, तो हड्डी को क्या किया? फिर कहता आखिर में मैं कुछ हड्डी को भी उबालता हूँ, ताकि हड्डी में जो मांस लगा हुआ था वो भी गल के अलग हो जाए। हड्डी को भी वो प्रेशर कुकर में उगाला था, छोटा छोटा टुकड़ा करके। उसने बाकायदा ग्राइंडर से उसको टुकड़ा किया। टुकड़ा करने के बाद उबाला। उबालने के बाद जो भी मांस निकला था उसको वैसे ही फेंका, नदी में फेंका। फिर हड्डी को जो है, अगर हड्डी मिल जावे तो भी उसका डीएनए से पता चल जाएगा, उसके माँ बाप का डीएनए से टेस्ट कर, जो टेस्ट होने के बाद पता चल जाएगा हाँ ये माधवी का बॉडी है। लेकिन हड्डी भी नहीं मिलता। जब हड्डी के बारे में पूछा जाता है, तब गुरुमूर्ति बताता है जो मैं हड्डी का भी पीस कर चूरन बना लेता हूँ, यानी उसका चूरा बना लेता, आटा जैसा बना लेता है पीस का ग्राइंडर से, और फिर उसके बाद उसको भी वो नदी में जाकर बहा देता है। तो इतने में कुछ भी कर लेगा तो उसके सबूत नहीं मिल पाएगा। गुरुमूर्ति को 100% यकीन है, और यकीन था और यकीन है, क्योंकि अभी तक पुलिस को सबूत नहीं मिला। जिसने मारा उसने जो एक बाले जुर्म कबूल भी किया, लेकिन पुलिस फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है उस गुरुमूर्ति के खिलाफ। अब देखिए, उसके बाद अब जब ये बात बताया तो माँ बाप के तो रो रो के बुरा हाल माधवी के। फिर उसके बाद बच्चे लोगों को भी पता चला कि उसके पिता ने माँ को मार डाला है।
अब पुलिस जो है सारे टीमों को वहाँ पे जितने भी टीम है, सारे इन्वेस्टिगेशन टीम, क्राइम टीम, उसके बाद फॉरेंसिक टीम आते हैं। आने के बाद आप सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं। प्रेशर कुकर को कब्जे में लेता है। घर में जितने भी धारदार हथियार है, जैसे चाकू वगैरह किचन में रहती है, सारी चीज़ को जब्त करता है, यानी टेस्ट के लिए भेज देता है। हो सकता है किसी से सबूत मिल जाए। और जिस बाथरूम में खून को धब्बा को धोया था, खून को धोया था, बहाया था, उस बाथरूम का भी फॉरेंसिक टीम जांच होती है। सारी मतलब घर के अंदर एक एक कोना फॉरेंसिक टीम आकर जांच करता है। कई दिन बीत जाता है, फॉरेंसिक टीम को सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। तब पुलिस कहता है जो ये व्यक्ति गुरुमूर्ति अगर हकीकत में अपनी पत्नी को मार डाला है, बड़ी मुश्किल है उसको सजा दिलवाना, क्योंकि एक भी सबूत नहीं छोड़ा और सबूत किसी को नहीं मिला। अगर ज़रा भी सबूत मिल जाएगा तो एक पक्का एविडेंस होगा उस गुरुमूर्ति को सजा दिलवाने में, लेकिन हमारे पास सबूत ही नहीं है। भले ही गुरुमूर्ति ने कबूला जो मैंने मारा, इस तरीके से मारा, यहाँ फेंका, लेकिन ये उसको सजा दिलवाने के लिए काफ़ी नहीं होता। अदालत के सामने जब उसे पेश करूँगा तब उसे सबूत की ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति मर्डर करता है, पुलिस के सामने बताता है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है उस व्यक्ति के ऊपर मर्डर का धारा लगाकर केस दर्ज नहीं करता, क्योंकि पुलिस के सामने कई सारी मजबूरी है। पुलिस के सामने सबूत नहीं था। पुलिस ये भी कह रहा है जो हो सकता है गुरुमूर्ति जो कुछ भी बता रहा है वो सच हो, और ये भी हो सकता है गुरुमूर्ति जो कुछ भी बता रहा है ये सारी बात गलत हो। अगर ये गलत हुआ, ऐसा ना हो माधवी बाद में जिंदा रहे और कहीं से वो लौट आए या कहीं जिंदा रहने की खबर मिले, तो इसमें पुलिस की तो बदनामी होनी ही है और एक बेकसूर को सजा नहीं दे सकते। लेकिन गुरुमूर्ति जिस हिसाब से कह रहा है निडर होकर, पुलिस को भी शक हो रहा है, ऐसा तो नहीं गुरुमूर्ति ने कुछ किया ही नहीं, वाकई माधवी का किसी के साथ अफेयर रहा हो और उसको छुपाने के लिए गुरुमूर्ति ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। और इतना प्लानिंग के साथ कोई किसी को कैसे मार सकता है जो थोड़ा भी सबूत नहीं मिलता। फॉरेंसिक टीम का कहना है जो ये शख्स इतने बारीकी से सफाई किया, अगर उसने मारा है, अगर उसने घर के अंदर बाथरूम के अंदर मारा है, धोया है, जो कुछ भी किया घर के अंदर ही किया, तो इतनी बारीकी से सफाई किया, कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया, ये पानी से साफ किया। फॉरेंसिक टीम्स को इतना पता चला घर में बाथरूम में तो ऐसा पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन घर का जो फर्श होता है, जो कुछ भी फॉरेंसिक टीम को जांच में पता चला, ये सब पानी का ही इस्तेमाल हुआ। अब पानी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया, साफ सफाई के लिए किया या फिर एक इंसान की सबूत मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए किया, ये तो कोई एविडेंस नहीं बनता, लेकिन पानी का इस्तेमाल हुआ है। जब तक उस महिला के बॉडी का पार्ट्स या कुछ भी चीज़ हाथ नहीं लगता, ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगता, तब तक गुरुमूर्ति को सजा दिलवाना पुलिस के लिए नामुमकिन है। तभी इस बारे में पुलिस का, वहाँ का जो हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर है, इस मामले को देखते हुए कई सारी टीमें तो लगा हुआ है, सारे चीज़ खंगाल रहे, लेकिन गुरुमूर्ति के खिलाफ एक भी सबूत जुटा नहीं पा रहा, जिसके चलते पुलिस के पास ये मजबूरी है। इकबाल जुर्म कबूल करने के बाद भी वो भी मर्डर जैसा उस व्यक्ति को ना तो हिरासत में ले पा रहा था और ना ही उसके ऊपर मर्डर का धारा लगा था, क्योंकि अभी भी इतना दिन बीत जाने के बाद अभी भी उस माधवी का मिसिंग कंप्लेंट को लेकर ही जांच हो रहा है। हालांकि मारने वाला खुद कबूल कर लिया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उसे एक मर्डर का कैदी भी नहीं मान सकते, जो जिसको चलते उसको हिरासत में ले ले, उसको सख्ती करे, उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करे, अदालत में पेश करे। पुलिस के सामने कई सारी मजबूरी है और इस सबूत इस बयान पर अदालत के सामने पेश करेगा तो अदालत भी उसे सज़ा नहीं दे पाएगा, बल्कि पुलिस का बदनामी होगी। इसीलिए जो वहाँ के हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ऐलान किया, हम लोगों को ऐसे पुलिस की मदद लेना चाहिए, चाहे हमारी स्टेट का हो या हमारी डिस्ट्रिक्ट का हो या हमारा स्टेट का हो या फिर दूसरे स्टेट का पुलिस अगर ऐसे केस को सुलझाया है, इस टाइप का केस को अगर सुलझा पाया है तो किस तरीके से सुलझा पाया है, अगर उनका मदद लेना पड़े तो हम लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। उस पुलिसकर्मियों का सहारा लेंगे और उनके ज़रिए इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद यही करते हैं जो ये सारी बात जो गुरुमूर्ति ने बताया ये झूठ हो, क्योंकि यहाँ पर एक दो छोटे छोटे बच्चों की माँ की बात आती है।
अगर वो वाकई माधवी कहीं चली गई है, अगर वो सारी बातें सारी खबर देख रहे, तो उनको लौट आना चाहिए ताकि बच्चे को अपने माँ का सहारा मिल जाए। और गुरुमूर्ति हो सकता है, ये एक शक है, एक अंदाजा है, हो सकता है गुरुमूर्ति गुस्से में आकर ये सारी बात बता रहा हो अपनी पत्नी के बारे में। और गुरुमूर्ति अगर इस क्राइम को किया है तो भी पुलिस के पास कई सारे मजबूरी है, जो मुजरिम सामने रहते हुए एक बाले जुर्म करते हुए भी उसे सजा नहीं दे पाएगी। वाकई ऐसे पेचीदा केस कभी कभारी सुनने को, मेरे ख्याल से तो मैं जितने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे, मेरा दो चैनल है, दोनों चैनल पे मैं ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो रियल सच्ची कहानी होती। आप लोगों को अगर शायद नहीं पता, जैसे कि ये मेरा चैनल है स्टोरी बाय रहमान में, मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है क्राइम आइडियाज़। तो मैं इतना दिनों से न जाने कितना वीडियो बना चुका हूँ ऐसी सच्ची रियल कहानी के ऊपर, लेकिन पहली बार मैं इस कहानी को जब पढ़ा सुना तो अजीब लगा। पुलिस के सामने मुजरिम खुद कबूलता है हमने ही सब कुछ किया, लेकिन पुलिस के पास मजबूरी ये है, उस व्यक्ति को हिरासत में भी नहीं ले पा रहा है क्योंकि पुलिस के पास सबूत ही नहीं है। ना तो टेक्निकल सहारे से कुछ मिलता है, ना कि क्राइम टीम से कुछ मिलता है, ना कि पुलिस का टीम कुछ कर पाता है, ना ही फोरेंसिक टीम से कुछ कर पाता है। यहाँ तक कि जिस नदी की बात कर रहे हैं उस नदी में भी पड़ताल किया, उस नदी से भी कुछ भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि गुरुमूर्ति ने कहा जो मांस को उबाला है, हड्डी को चूरन बनाया, उसके बाद वो नदी में फेंका। और ऐसे ही वो नदी का पानी जो है बहता हुआ पानी है, हो सकता है बह के चला गया, और ऐसे ही उस नदी में जंतु जानवर और बड़े बड़े मछली है जो आसानी से उसको सब अपना निवाला बना चुका होगा मांस को। तो इतने में नामुमकिन जैसा ही है हैदराबाद पुलिस के लिए जो गुरुमूर्ति को सजा दिलवाना, लेकिन पुलिस कभी हार नहीं मानेगा। जब एक सामने मर्डर का आसामी रहा हो, खुद एक बाले जुर्म कबूल करता रहा हो, तो पुलिस का चैलेंज बढ़ जाता है ऐसा केसेस को सॉल्व करना। तो पुलिस चाहेंगे जो इस केस को किसी भी तरह से सुलझा जाए, और पुलिस का उम्मीद यही है, पुलिस दुआ मांगती है जो कम से कम माधवी जिंदा हो। हम लोग को बस वजह पता चले आखिर माधवी का साथ हुआ क्या है, क्या वाकई माधवी को मार डाला या फिर माधवी जिंदा है कहीं और जगह में। तो ये पूरा कहानी जो है बड़ी उलझाने वाली कहानी है। इस कहानी के बारे में अगर कोई नया अपडेट आता है, जैसे कि माधवी अगर वापस आ जाता है जिंदा रहते हुए, तो मैं ज़रूर किसी न किसी वीडियो में उसके बारे में जिक्र करूँगा। और हाँ, जैसे कि अगर वो उसके बारे में सबूत भी मिल जाता है, तो गुरुमूर्ति को सज़ा भी मिलता है, तो भी मैं वीडियो में जिक्र करूँगा। जो गुरुमूर्ति ने जो कुछ भी बताया वो सच था, पुलिस को सबूत मिल चुका है और गुरुमूर्ति को जेल हुआ, सज़ा मिली है। तो ये था वो पूरा कहानी। आई होप आप लोगों को ये पूरा कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये रियल सच्ची कहानी है जो हैदराबाद में घटी है। 16 जनवरी को इस क्राइम को अंजाम दिया गया था। गुरुमूर्ति द्वारा अपनी ही पत्नी वेंकट माधवी को मार डालने का खुद अपना गुनाह जो है कबूल किया, लेकिन सबूत नहीं मिले। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।